नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग नसरुद्दीन महमूद तक पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर बलबन के बारे में चर्चा करते हैं। बलबन का कालखंड 1265 से 1286 के कालखंड को देखा जाता है। बलबन दिल्ली सल्तनत में आया कैसे और अपनी पैठ गद्दी तक बनाया कैसे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बलबन भी एक इलवरी तुर्क था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन को इतिहासकार फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित में इसे अफरासिया वंश का भी कहा जाता है। बलबन के बारे में कहा जाता है इसका जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। दुर्भाग्यवश बलबन अपनी युवावस्था में ही मंगोलों द्वारा बंदी बनाकर बसरा के बाजार में दास के रूप में ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया गया और ख्वाजा जमालुद्दीन उसे शिक्षा देकर के इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। अब यह जो है बलबन इल्तुतमिश का दास हुआ। जब बलबन इल्तुतमिश के साथ आ गया तब जाकर के बलबन ने ऐसे प्रभावित किए कि बलबन को इल्तुतमिश ने अपने चालीसा दल में जगह दिया। अब हम लोग देखते हैं कि बलबन को वह कब खरीदा था। तो ग्वालियर विजय के बाद इसे जो है वह खरीदा था। अब जब बलबन से प्रभावित हुआ इल्तुतमिश के समय यह चालीसा दल के सदस्य के रूप में था, लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी से हटा तो इसका जो है दिल्ली सल्तनत पे पैठ बनने के लिए यह विभिन्न सुल्तानों के साथ कार्य किया, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि रजिया सुल्तान के समय यह अमीर ए शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय यह अमीर ए आखुर के पद पर था। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अमीर ए हबीब के पद पे था और नसरुद्दीन महमूद के समय नायब ए मुमलिकात के पद पे था। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले सुल्तानों के साथ यह कितने दिनों तक इस साम्राज्य से जुड़ा रहा, जिसके कारण कि इसका जो है बहुत ही अच्छा संबंध और बहुत अच्छे से यह राजनीतिक दृष्टिकोण का जायजा लेकर के यह इस चीज को जान चुका था। और इसी बीच अंतिम सम्राट जिसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े थे, नसरुद्दीन महमूद, यह जो है बस नाम मात्र के गद्दी पर थे। सारी शक्तियां बलबन के हाथों में थी। यहां तक कि वह खाना भी खाते थे तो वह अपने टोपी बुनकर कुरान, जिसके कारण उन्हें शाही फकीर का नाम दिया गया। और उनके मृत्यु के बाद इनका कोई वंश नहीं था, जिसके कारण कि बलबन गद्दी पर बैठा। अब बलबन जब गद्दी पर बैठ गया तो बलबन के बारे में कहा जाता है बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए एक बहुत बड़ी नीति का पालन किया, जिसे कि लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि यदि हमारे नियमों को कोई तोड़ने का काम करेगा तो उसे हम बल के साथ है ना उस पर हम प्रहार करेंगे, यहां तक कि हम रक्त भी बहा सकते हैं। तो लौह व रक्त की नीति का उसने कड़ाई से पालन किया और बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा दल को नष्ट कर दिया। चालीसा दल को नष्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, और वह कारण क्या था कि इसके साथ और भी लोग जो है चालीसा दल में थे, जो कि इसे अपने बराबरी का मानता था, अपना प्रतिद्वंदी मानता था। उसी को कम करने के लिए इसने चालीसा दल को नष्ट कर दिया और इल्तुतमिश के सभी परिवारों की हत्या कर दिया कि हो न सके कोई बाद में भी आकर के साम्राज्य के लिए खड़ा हो जाए। बलबन ने राज्य में दैवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार बलबन ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया बताया। अपने आप को कहा कि हम ईश्वर की छाया हैं और हम जो है ईश्वर का प्रतिनिधि के तौर पे हैं। बलबन ने फारसी नवरोज की शुरुआत पर मनाए जाने वाला उत्सव नवरोज उत्सव जो है भारत में शुरुआत किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए फारसी परंपरा सिजदा का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना।
और पावोस का अर्थ होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इस प्रकार की इसने प्रथा शुरू किया। बलबन ने वित्त विभाग, जिसे कि दीवाने विराजत कहा जाता था, उसे सैन्य विभाग से अलग कर नए सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना किया। और इसलिए किया कि मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु इसने ऐसा स्थापना किया। और कहा जाता है तत्पर सेना रखने की नींव जो है बलबन के द्वारा दिया गया था। बलबन गुप्तचर अधिकारी भी रखते थे और इनके गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। और बलबन एक न्यायप्रिय शासक साबित हुआ। यह बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान करता था। बलबन के समकालीन विद्वान अमीर खुसरो एवं अमीर हसन इसके दरबारी विद्वान थे। और इसी में अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भी कहा जाता था। बलबन अपने वसीयतनामा प्रसिद्ध विद्वान जियाउद्दीन बर्नी से लिखवाया था। और बलबन ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इसी बीच 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। और बलबन ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी कार्य किए। तो बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया। अपने बड़े पुत्र शहजादा महमूद, जिसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ाई करते हुए हुआ था, उसका मकबरा बनवाया। और बलबन के द्वारा जो मकबरा बनवाया गया वह इस्लामिक दृष्टिकोण का मकबरा था, मतलब पूर्णतः बनावटी की दृष्टिकोण से वह इस्लामिक था। जैसा कि हम बताए कि बलबन ने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो कै खुसरो को राज्यगद्दी मिलना चाहिए था। लेकिन राजगद्दी मिला किसे? सुल्तान कौन बना? कैकुबाद 1286 से 1290। अब इसका कारण क्या था कि बलबन ने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन तुर्क अमीरों ने कै खुसरो के स्थान पर कैकुबाद को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। और यह जो था बलबन का पौत्र था। कैकुबाद एक अयोग्य शासक था। इसके शासन पर पूर्ण प्रभाव इसके प्रधानमंत्री निजामुद्दीन का रहता था। और अपने प्रधानमंत्री निजामुद्दीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के पश्चिमोत्तर सीमाओं पर तैनात थे उस समय सेनापति मलिक फिरोज को कैकुबाद ने दिल्ली बुलाते हुए अपना गृह मंत्री बना दिया। उस समय कैकुबाद लकवाग्रस्त हो गया। और कैकुबाद के लकवाग्रस्त होने के बाद उसका 3 वर्ष का पुत्र क्यूमर्स को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। और कार्यभार तो मलिक फिरोज देखा करते थे, जिन्हें कि युद्ध मंत्री बनाया गया था। कहा जाता है कि इसके पुत्र को 1290 ईस्वी में ही यमुना में फेंक करके राजगद्दी को हासिल कर लिया मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज ने उसी समय खिलजी वंश की स्थापना किया। तो बहुत जगह पे आपको क्यूमर्स देखने को भी मिलेगा। और बहुत जगह कैकुबाद के लकवाग्रस्त होने के साथ ही मलिक फिरोज गद्दी को धारण कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को समाप्त किया। अब आपके सामने पिछले प्रश्न का उत्तर होगा और फिर आज का आपका नया प्रश्न आपको दिया जाएगा। आपका पहला प्रश्न था, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का क्या नाम है? अलाई दरवाजा। रजिया सुल्तान को पद से हटाने में किसका हाथ था? तुर्कों का। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। किस इतिहासकार के अनुसार रजिया और मलिक याकूत में प्रेम था? इसामी के। मलिक याकूत को दिल्ली सल्तनत में किस पद पर बैठाया गया? अमीर ए आखुर। मलिक याकूत कहाँ का निवासी था? अबसिनिया का। रजिया सुल्तान की हत्या कब और कहाँ किया गया? 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के नजदीक। 9वां प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान सम्राटों में एक होता? एल्फिस्टन के अनुसार। 10वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किसे हटाकर गद्दी प्राप्त की थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर। 11वां प्रश्न है, नायब ए मुमलिकात के पद का सृजन किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा किया गया? तो बहराम शाह के द्वारा।
12वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को शाही फकीर कहा जाता है? नसरुद्दीन महमूद को। 13वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। 14वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान राजनीतिक एवं कूटनीतिक दृष्टिकोण से किससे विवाह किया? अल्तुनिया से। और 15वां प्रश्न है, मलिक याकूत की हत्या किसके द्वारा किया गया? तो तुर्कों के द्वारा। और आपका आज का नया प्रश्न है, पहला, इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया? दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जिले इल्लाह या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि अधिग्रहण की? तीसरा प्रश्न है, सिजदा और पायबोस प्रथा का प्रचलन किस सुल्तान के द्वारा किया गया? चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में प्रसिद्ध चालीसा दल या चहलगानी का अस्तित्व में आया? पांचवा प्रश्न है, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? छठा प्रश्न है, तथाकथित गुलाम वंश या मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवां प्रश्न है, चहलगानी या चालीसा दल का संहार किस शासक द्वारा किया गया? आठवां प्रश्न है, सर्वप्रथम आर्य विभाग की स्थापना किसने किया? नौवां प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किसने करवाया? 10वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? 11वां प्रश्न है, बलबन के किस दरबारी विद्वान को तोता-ए हिंद कहा जाता है? 12वां प्रश्न है, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था? 13वां प्रश्न है, बलबन का वसीयतनामा किस प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा था? 14वां प्रश्न है, बलबन को अपने युवा अवस्था में मंगोलों द्वारा कहां लाकर बेचा गया? 15वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस विजय के बाद बलबन को खरीदा था? इस प्रकार ये आपका नया प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।